कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर का तीसरा टॉपिक, और वो है पहला है कूलाम के नियम की सीमाएं, दूसरा हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीसरा पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं। तो मैं शिवम शुक्ला आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलो आइए शुरू करते हैं हम कूलाम के नियम की सीमाएं। कल हमने पढ़ा था कूलाम का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले आपने समझा था कूलाम के नियम के लिए मैंने बताया था, पहली पॉइंट जो बताई थी कि कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों पर लगता है। किस पर लगता है बेटा? बिंदु आवेश। यानी इसके लिए आवेश जो होने चाहिए वो बिंदु आवेश होने चाहिए, बिंदु आवेश पॉइंट चार्जेस। दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि आवेश स्थिर होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा? स्थिर होने चाहिए। तो हम आपको बताते हैं इसकी जो लिमिटेशन है वो इस प्रकार है। पहला पॉइंट ये है कूलाम के नियम का कि कूलाम का नियम बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है। यानी जैसे Q1 हो और Q2। दूसरी बात आती है कि स्थिर आवेश होने चाहिए। क्या होने चाहिए? स्थिर आवेश। अब इसमें कई टीचर का कंफ्यूजन ये रहता है कि स्थिर आवेश में एक कंडीशन है, अगर दोनों आवेश क्या है बेटा? दोनों आवेश गतिमान हैं या दोनों आवेश गतिमान हैं तो वहां कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। अगर दोनों आवेश गतिमान है तो कूलाम का नियम। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताता हूं, एनसीईआरटी जो इस बात को कहती है कि अगर दोनों में से कोई एक आवेश रुका है और दूसरा गतिमान है तो कूलाम का नियम लागू होगा। ये बात आपको ध्यान देना है। मैंने कहा कि अगर एक आवेश जो है ये स्थिर है, मैंने मान लिया ये आवेश स्थिर है और दूसरा आवेश इसी के सापेक्ष गतिमान है, ये गतिमान है, तो ये चाहे जिस तरह गतिमान हो, चाहे एक समान गति से हो, चाहे एक्सीलरेटेड हो, त्वरित गति हो, लेकिन इन दोनों केसों में अब कूलाम का नियम यहाँ पर लगेगा। तो ये बात आपको ध्यान देना है। पहली बात क्या है, कूलाम के नियम बिंदु आवेशों पर लागू होंगे, यानी बिंदु पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। ये दोनों आवेश गतिमान है तो वहां कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। तीसरा है कि अगर एक आवेश स्थिर है और दूसरा गतिमान है तो कूलाम का नियम वहां पर लागू होगा, और ये लिमिटेशन है। और कल मैंने आपको महत्व बताया था कि कूलाम का नियम का जो महत्व है परमाणविक दूरियों तक, यानी मैंने आपको बताया था कि अगर हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर, तो यहाँ पर भी क्या होता है, कूलाम का नियम लागू होता है, यानी यहाँ तक। और हाँ, कूलाम के नियम की सहायता से ही हमने परमाणुओं के आकार की गणना कर पाई। अगर कूलाम का नियम नहीं होता तो हम परमाणु के आकार को नहीं बता सकते, क्योंकि परमाणु को हमने देखा ही नहीं है। परमाणु को हमने नहीं देखा तो कैसे आकार बताया कि परमाणु का जो आकार होता है 10⁻10 मीटर के गोल का होता है। ये आपको हम सेकंड टॉपिक जो होता है, सेकंड भाग है जो इंटर के फिजिक्स का, उसमें आपको जो परमाणु चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें ये सारी चीजें आपको बताएंगे कैसे हमने साइज या आकार के बारे में जाना। तो ये तो आपका पहला था कि ये लिमिटेशन है। कि तीसरा लिमिटेशन ये है कि पहला आवेश स्थिर हो तथा दूसरा आवेश गतिमान हो। क्या बेटा? आवेश गतिमान हो तो वहां कूलाम का नियम लागू होता है। समझ गए ना ये बात? यस सर। अब हमने पढ़ लिया कूलाम के नियम की सीमाएं। अब आपके अंदर एक बात आता है कि सर अभी आपने बताया कि वैद्युत बल उत्पन्न होता है, तो वैद्युत बल उत्पन्न क्यों होता है? मैंने कहा था किसी पदार्थ का वह गुण है जो क्या करता है, आवेश किसी अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। आवेश मूल गुण होता है। अब उस आवेश से हमने तो पहले वैद्युत बल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे बेटा? सेकंड टॉपिक हमारा है, ये हमारा है सेकंड टॉपिक, वो है हमारा वैद्युत क्षेत्र। ये वैद्युत क्षेत्र क्या है, इसको अब आप समझने की कोशिश करो। जैसे अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि हर व्यक्ति का अपना एक एरिया होता है,
एक क्रिमिनल, पहले क्या होता था, क्रिमिनलों की अपनी एक कबीला होता था, एरिया होता कि उसमें अगर कोई दूसरा आता था क्रिमिनल तो उसे उसके ताकत का अनुभव होता है। उसी प्रकार किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र क्या होता है बेटा, जैसे कोई ये आवेश है, ये आवेश है, ये आवेश भी बैठा हुआ है, मैं किसी दूसरे आवेश को मैं यहां से लेकर आ रहा हूं, ये आवेश आने लगा, ये धीरे धीरे आ रहा है, अचानक ये आवेश जैसे यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, जैसे ये आवेश इस पॉइंट पर ये आवेश पहुंचा, तुरंत इस आवेश को, अभी तो आराम से आ रहा था, तुरंत इसको एक बल का अनुभव हो रहा है, या तो ये आवेश पीछे हटने की कोशिश कर रहा है या तो ये आवेश आगे हटने की कोशिश कर रहा है, यानी यहाँ पर एक बल जनरेट हो गया। तो इसको अगर मैं ऐसे बांधते हुए एक एरिया खींचूं तो हम कहेंगे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आए और उसे उसके ताकत का यानी बल का अनुभव हो, तो उसे हम कह देते हैं कि ये उसका क्या है बेटा, इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र है। और एक बात यहाँ समझ लेना, जो स्थिर आवेश होते हैं वो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं बेटा, स्थिर आवेश सिर्फ और सिर्फ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ये बात आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम जो डिफिनेशन लिखेंगे वो लिखेंगे किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आए और उसे वैद्युत बल का अनुभव, किसका हो बेटा, वैद्युत बल का अनुभव हो, उसे आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत आवेश रहेगा या परीक्षण आवेश रहेगा? नहीं, कोई भी आवेश हो, परीक्षण आवेश तो मैं बताऊंगा परीक्षण आवेश को क्यों लिया जाता है, उसे उस आवेश का क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। मेरी बात यहाँ एक बात ध्यान से सुनिए, ये तो वैद्युत क्षेत्र की डिफिनेशन होगी। वैद्युत क्षेत्र जैसे भी हमने कहा कि कोई आवेश है, क्यों इस आवेश से जैसे हम बाहर बढ़ते जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है बेटा, कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन याद रखना वैद्युत क्षेत्र कभी जीरो नहीं होगा, ये बात यानी इन्फिनिटी तक, यानी हम अनंत तक चले जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, कम होगा। इससे ये पता चलता है जो वैद्युत बल है वो दीर्घप्रासी बल है, यानी दो आवेश कहीं पर भी हो तो वैद्युत बल लगेगा, जीरो नहीं होगा, लेकिन उसका मान भले कम हो जाए। समझ गए ना। तो वैद्युत क्षेत्र जैसे मैंने बताया इस आवेश का, तो ये जो हमारा आवेश है ये अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा बेटा, वैद्युत क्षेत्र। ये जो हमने आपको लाइन बनाया ऐसा होता नहीं है, ये काल्पनिक लाइन है जिसे हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये तो हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया, यानी इस आवेश का प्लस आवेश दो, प्लस आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो बाहर की ओर होती है, और माइनस आवेश से क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पर नोट करके पहले पॉइंट हम लिख ले यहाँ पर कि धन आवेश से में वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है बेटा, वैद्युत, यहाँ पर देखो धन आवेश की दिशा क्या होती है बेटा, धन आवेश की दिशा सदैव धन आवेश में वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव बाहर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है। यानी जैसे कोई हमारे पास धन आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश, इसमें जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा, तो वैद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा हमेशा बाहर की ओर होगी। और दूसरा पॉइंट है हमारा ऋण आवेश में वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होती है, अंदर की ओर होती है। समझ गया ना। तो ये होती है अंदर की ओर होती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने कोई ऋण आवेश ले लिया,
तो इसमें वही वैद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन मतलब अंदर दिशा किधर होगा बेटा, अंदर की ओर होगी, ये बात। अब यहाँ पर देखो ये लाइनें क्या होती है, देखो अब जो तुम पढ़ने जा रहे हो पूरी की पूरी काल्पनिक है। हमने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है, और ऐसी कहानी जो इसमें बनाई गई है कि वो किसी घटना पर आधारित है, जो मैं आपको बताऊंगा, फील भी कराऊंगा कि कैसा क्या होता है, तो इसको नोट कर लो। अब ये तीव्रता क्या है, सुनो मेरी बात। मैंने एक आवेश को रखा है यहाँ पर, ये आवेश क्यों रखा हुआ है। अब मैं यहाँ से एक आवेश Q0 को लेकर आ रहा हूँ, Q0 आया, Q0 जहां पर पहुंचा, जैसे मैंने यहाँ पर इस पॉइंट ये पर मैंने Q0 को पहुंचा दिया। ये Q0 एक फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है, और वो फोर्स क्या है बेटा, यफ है। क्या है, वैद्युत बल, और ये फोर्स यफ लग रहा है। अब मेरी बात में कुछ देर के लिए मैं इसको बंद कर लेता हूँ। अब आपको कैसे, ये क्या, इस पर फोर्स कहाँ से लग, कहीं से तो लग रहा है, कहीं से तो लग रहा है, लेकिन ये कहां से लग रहा है अब आपको पता नहीं है। नहीं है। अब आपके पास एक आइडिया आएगा, और जिसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इस एरिया में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। इसके कारण, इस आवेश के कारण इस पूरे क्षेत्र में क्या उत्पन्न हो गया, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र ये बताता है कि इसमें अगर तुम आओगे तो तुम्हें हमारे ताकत का अनुभव करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारा अस्तित्व है। अब कुछ देर के लिए मैं इस आवेश को ढक लेता हूँ। अब यहाँ ध्यान दो, इस पर कोई बल लगा रहा है, कौन बल लगा रहा है, तो इसी को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब इसकी परिभाषा जो हम बनाएंगे, तो यहाँ पर जो अब आवेश नहीं लेंगे, हमने एक वैद्युत क्षेत्र बनाया है। क्या बनाया बेटा, ये हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है, मान लो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, जो मैं इनके बारे में बात करूंगा इसी टॉपिक के बाद। अब मैंने इसमें एक आवेश Q0 को रख दिया है। क्या बेटा, तो इस Q0 पर एक बल लग रहा है, उस बल का मान है F। समझ गया, या F नॉट मान लो इसको, कुछ देर के लिए F नॉट मान लो, वेक्टर F नॉट मान लो। अब यहाँ आप ध्यान दो, इस पॉइंट पर एक Q0 आवेश ऊपर रखा हुआ। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हम कैसे देंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन आएगा, सर ये परीक्षण आवेश क्या होती है, ठीक है, तो उसको भी अभी हम बात करते हैं क्या होता है। तो यहाँ से हम परिभाषा क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण, इसी को इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश Q0, परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल तथा वैद्युत बल F नॉट तथा Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है। समझ गए ना, बराबर, या उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही कहते हैं, ऐसा लिखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही कहते हैं। समझ गए, वेक्टर ई। अब यहाँ से देखो, अर्थात अगर हम बात करें मैथ में इसको लिखें, तो अर्थात वेक्टर ई बराबर हो जाएगा वेक्टर F0/Q0। समझ गए ना। अब आता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, तो यहाँ पर ध्यान दो आप, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र ई की जो दिशा होती है, ये सदिश राशि क्या है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई एक सदिश राशि है, जिसकी दिशा सदैव धन आवेश से
ऋण आवेश की ओर आवेश की ओर होती है। धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। यानी अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर कोई धन आवेश है प्लस क्यू और यहाँ पर कोई क्या है बेटा ऋण आवेश है, तो वैल्यू छेद की दिशा ये होगी। समझ गए ना? यानी ये बात आपकी वैल्यू को नोट करो। ओके, अब यहाँ पर इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक, हाँ इसका मात्रक, मैं कई मात्रक लिख देता हूँ। इसका मात्रक नंबर 1 होता है न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम, एक तो ये हो जाएगा, ठीक। दूसरा होता है वोल्ट, ये अभी आगे बढ़ेंगे, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। क्या वोल्ट पर, यानी न्यूटन पर कूलम, और दूसरा क्या होगा बेटा वोल्ट पर मीटर। इसके दो मात्रक होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको इसकी बीमा निकालें तो बीमा कैसे निकालोगे बेटा? बीमा बता दो। MLT-2। हाँ, बीमा कैसे निकालोगे? देखो इसकी बीमा क्या होती है MLT, देखो बीमा निकालने की फोर्स की बीमा क्या होती है MLT-2। आवेश की बीमा क्या होती है AT। ऊपर लेकर जाओगे तो क्या आ जाएगा बेटा L A-1 T-3, ये तो आएगा। तो बीमा क्या हो जाएगी E की बीमा M L A-1 और T-3। बीमा निकालने का सीख लो, मैंने उस दिन बताया था स्टार्टिंग में आप लोगों को कि बीमा कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो आप, जोड़ में किसके लिए लिखता हूँ? परीक्षण आवेश क्या होता है। अभी हमने आपको बताया कि एक ऐसा आवेश, मतलब सभी आवेश अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करते हैं? वैद्युत क्षेत्र। लेकिन यहाँ पर तो इसके साथ नाइंसाफी हुई, इसके मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। ये इतना कमजोर है। जैसे आपने टेस्टर देखा है, जब ये पता करने के लिए हम लोग लगाते हैं कि यहाँ पर लाइट है कि नहीं है, तो टेस्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन वो इतना वीक है कि तुमको कुछ नहीं बताएगा, लेकिन हाँ वो ये बताता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है। तो ऐसे परीक्षण आवेश, इसकी खुद की कोई आवेश नहीं होती है, लेकिन हाँ ये चीज को बताता है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है या नहीं है। तो परीक्षण आवेश बहुत सूक्ष्म आवेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान देना है, पूछा भी गया है। परीक्षण आवेश अत्यंत बहुत, परीक्षण भी तो बोलते हैं। हाँ, परीक्षण आवेश बहुत सूक्ष्म आवेश होता है। इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। परीक्षण आवेश इतना सूक्ष्म होता है कि इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसे किससे लिखते हैं बेटा? इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं, Q0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है और इसे Q0 से प्रदर्शित। सबसे सूक्ष्म आवेश की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे बेटा? परीक्षण आवेश। तो आपने क्या देखा, दो पहले आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बताती है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर कितना बल लग रहा है, यानी उस आवेश। अब यहाँ से अगर मैं बल निकालूं तो कितना निकलेगा? एक चीज और बन सकता है, यह बराबर यहाँ से निकाल सकता है E × Q0, ऐसा हो सकता है, E × Q0 हो सकता है। अब ये तो हमारा हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और परीक्षण आवेश क्या होता है इसको मैंने बता दिया। और एक बात और सुनो, परीक्षण आवेश को किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखो तो उसके मान में परिवर्तन नहीं, मतलब ये अगर परीक्षण आवेश को मैंने रख दिया तो आपके अंदर एक क्वेश्चन आंसर, सर ये वैद्युत क्षेत्र है, परीक्षण आवेश इसी वैद्युत क्षेत्र में है, तो परीक्षण आवेश का भी वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए, यानी ये डिस्टर्ब होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये अपने ये केवल इतना बताता है सिर्फ कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं है, बस समझ गया। तो ये तो परीक्षण आवेश हो गया। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपने सीख ली। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे भी इनका एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर जैसे मैंने यहाँ पर एक आवेश लिया, ये आवेश हमारा क्यों है, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, मतलब
अभी तो आपने कहा सर यहाँ पर तो हमने निकाल दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यानी r दूरी। क्या होगा बेटा? R दूरी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बिंदु आवेश के हाँ, कारण किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु सर पर 2 मिनट चाहिए उतार लो। हाँ उसको नोट कर लो। ये आपको ध्यान देना, किसी बिंदु आवेश के कारण के कारण विद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ ध्यान दो, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक बिंदु आवेश ले रहा हूँ, मैंने माना कि ये बिंदु वो है और वो पर एक बिंदु आवेश क्यों रखा हुआ है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर देखो, और इससे मैंने एक दूरी मान लिया कि एक r दूरी है, इस r दूरी पर एक बिंदु क्या है बेटा? P है, और जिस पर हमने रख दिया परीक्षण आवेश। लो आ गया ना परीक्षण आवेश। अब यहाँ पर ध्यान, हम ये पता करने वाले हैं कि इस आवेश के कारण इस बिंदु पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो पता करना है। ठीक है, तो हम कुछ मानेंगे। मैंने मान लिया कि माना, यहाँ पर लिखोगे माना एक बिंदु आवेश, एक जो जैसा चित्र बना है उसी से लिखा करो, रटना नहीं, जो मैंने चित्र बना है उसी पर समझो। तो माना एक बिंदु आवेश Q, बिंदु O पर क्या है बेटा? स्थित है। इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करना है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। समझ गए ना? गणना करनी। अब यहाँ पर ध्यान दो कि हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए क्या ज्ञात करना है और क्यों ज्ञात करना है, वो बात आपको ध्यान देना है। तो हमारे पास एक कंडीशन है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सुनो बेटा, ये आवेश है तो यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो यहाँ पर एक बल लगाएगा, उस बल का मान क्या होगा बेटा? ये तो होगा, और यहीं पर इसकी तीव्रता भी होगी जिसका नाम होगा E। अब समझो मेरी बात, अब कूलाम के नियम से लगाओ। कूलाम के नियम से क्या होगा? कूलाम के वेक्टर क्यों लगा रहे हैं? वेक्टर बेटा सदिश है सारी चीजें। वेक्टर इसीलिए बताता हूँ कि ये सारी राशियां जो सदिश ही पढ़ रहे हैं, यानी ये वैद्युत क्षेत्र भी सदिश है और बल भी सदिश है। जब भी हम दिशा की बात करें यहाँ जब नहीं लगाएंगे, यहाँ वेक्टर लगाएंगे। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पर ध्यान दो, मैंने यहाँ पर ले लिया कि चित्र से Q व Q0 के बीच लगने वाला बल का सूत्र क्या होगा बेटा? बीच लगने वाला बल क्या होगा? यह बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 बटा r स्क्वायर। ये तो होता है कूलाम का नियम, बल का परिमाण है ये, या बराबर। अब मेरी बात सुनो, ये तो हमारा पहला ही क्वेश्चन हो गया। इसको मैं एडिट करता हूँ, एडिट करना तो तुम लोग जानते हो। मैंने इसको कर दिया यह बटा Q0 ऐसा लिख सकता हूँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा r स्क्वायर। इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया, समझ गए ना? अब देखो, हम जानते हैं क्या जानते हैं? अभी आप पिछला सूत्र आप पढ़े हो। हम जानते हैं बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा बेटा? बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र, इस आवेश को बंद करो तो बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? बिंदु O पर बिंदु P पर सर, हाँ बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? बिंदु P पर बेटा वैद्युत क्षेत्र ये बराबर होगा यह बटा Q0। ये तो होता है कि नहीं होता? ये इक्वेशन 2 मान लो। अब यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1 व इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा बेटा? ये देखो, ये क्या लिखा है? यही तो लिखा है। तो यहाँ से E बराबर क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा r
ये तो आ गया ना, यानी ये हमारा आ गया किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर। अगर आपसे पूछेगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर बल क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है, ठीक है। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन q बटा r स्क्वायर इंटू r। ये हमारा क्या है बेटा, सदिश रूप है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर। आर कैप हटाएंगे तो वेक्टर आर बटे आर हो हाँ, जाएगा। आर कैप कर दोगे तो वेक्टर आर बटे आर हो जाएगा। यानी अगर एक और है इसको लिख सकते हो कि वेक्टर ई बराबर लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन q बटा r क्यूब इनटू वेक्टर r। समझिए ना, ये भी लिख सकते हो। क्योंकि ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आर कैप बराबर क्या होता है बेटा, वेक्टर आर बटे आर। ये मैंने बताया था, यूनिट वेक्टर होता है स्टार्ट में, इसको नोट कर लो बेटा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज और समझ लो, ये तो आपका हो गया वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक, इसको नोट करो। सीखा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। ये तीन टॉपिक आपने पढ़ा। उसके पहले आपने क्या पढ़ा था बेटा, कूलाम के नियम की सीमाएं भी कूलाम। हाँ, कूलाम का नियम आपने पढ़ा था। कूलाम का नियम क्या होता है जरा बताओ मुझे, बताओ तो बेटा, कूलाम का नियम नियम क्या है? नहीं पढ़े थोड़ा समझ लो, अभी बना नहीं जो इधर दो। जैसे मैंने कहा ये Q1 है और एक Q2 है। कूलाम कहते हैं, इस नियम के हाँ, अनुसार ये कहते हैं कि अगर दो बिंदु आवेश हैं और दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए, तो वो कहते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण दो बिंदुओं के बीच दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वो उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के इनको दोनों को एक साथ मिलाया जाता है, तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा r स्क्वायर हो जाता है। समझ गए ना। और प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। कूलाम का नियम तुम दोनों टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। आज ही तीसरा वीडियो हो जाएगा और डाल जाएगा, और तुम जाके अच्छे से उसको बैठ के रिवीजन कर लेना कूलाम का नियम, फिर डाउट नहीं रहेगा। अच्छा, एक बात आती है अध्यारोपण का सिद्धांत, जो हम पढ़ने वाले हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, बहुल आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगेगा रहने दो। हमारा क्वेश्चन नेट आवेश क्वेश्चन है आपका, नेट वैद्युत बल की गणना करो। नेट वैद्युत बल की गणना करो Q1 आवेश पर। Q1 आवेश पर आपको नेट वैद्युत बल की गणना करनी है। मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ये देखो मेरा ट्रायंगल है। यहाँ पर Q1, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है और यहाँ Q3। ये सारी ये है, ये है और ये। अब आपको नेट वैद्युत बल की गणना करनी है आपको किस आवेश पर, इन दोनों आवेशों का इस पर लगने वाले बल की आपको गणना करनी। तो कैसे करोगे, तो कूलाम का नियम तो आप जानते हो। तो यहाँ पर देखो, पहले देखो इस पॉइंट पर प्लस चार्ज है ना, यहाँ पर जो Q1 आवेश है तो इसके कारण तो बल इधर लगेगा। क्या लगेगा बेटा, इस बल को क्या कहेंगे, F1 को कहेंगे ना। इस आवेश के कारण बल किधर लगेगा, F13। ये तो ध्यान दो, बल्कि ऐसे क्वेश्चन अब आने वाले हैं, अब आपको वो नहीं आएंगे। यहाँ पर देखो, इस आवेश के कारण बल की दिशा इधर होगी, इस आवेश के कारण बल की दिशा, समझ में आ गया ना। अब हमें नेट बल गणना करना है। क्या करना है, नेट बल। तो यहाँ पर दो वेक्टर आ गए। क्या आ गए, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर दोनों को जोड़ लेंगे, ये वेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सुनो, ये जो एंगल है कितनी होती है बेटा, 60 होती है, ये तो तीनों बराबर। ठीक है। और ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, शीर्षक रूप एंगल है, ठीक है। तो 60 का आधा क्या होगा, वेक्टर इसके, अगर ये दोनों का ये दूरी बराबर है तो बल बराबर होंगे, चाहे तो नेट बल की जो दिशा होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हो गया ना 30। अब हम क्या करेंगे, इस बल को, इस दो वेक्टर को हम समांतर विस्थापित कर सकते हैं। इस वेक्टर को अगर हम इस इधर लेकर आएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये वाला वेक्टर को सीधा नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो नेट बल का फार्मूला क्या होता है, यहाँ से देखो, ये तो चित्र आप बना लेना, यहाँ इसको बाद में बना दो, पहले यहाँ तक ये बना लेना, इधर ध्यान दो, पहले यहाँ तक इसको बना लेना। ये चित्र फिर जो सवाल लगाना होगा हल के लिए, तब आप इस चित्र को बनाओगे। यहाँ ध्यान दो, चलो मैं लगाता हूँ। नेट बल क्या हो जाएगा बेटा, F नेट बराबर हो जाएगा
F12 और प्लस क्या हो जाएगा बेटा F13, ये तो हो जाएगा। अब आपको पता है वेक्टर फॉर्म मैंने बताया था एक फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे, वेक्टर ये अगर है और वेक्टर बी ऐसे, तो इनके बीच जो वेक्टर आर है, अगर ये एंगल थीटा है तो वेक्टर आर बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos, ये तो होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वही चीज देख लो, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं अंडर रूट एफ, मैं मान लेता हूँ दोनों बराबर अगर हो जाएंगे, Q2 बराबर Q3 हो जाए, मान लो देखिए क्या हो जाएगा बेटा Q2 बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2F12 इंटू F13 और cos 30, ये तो है। समझ गए कि नहीं समझे? अब अगर F1 आवेश बराबर है तो बल भी क्या होंगे बेटा F12 बराबर F13 हो जाएगा, और इसको मैं F मान लूं, क्या मान लूं F मान लूं, तो यहाँ से जो F नेट आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा F स्क्वायर 2F स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2F स्क्वायर, और cos 30 का मान क्या होता है अंडर 3/2, ये तो होता है। तो यहाँ से यहाँ कट गया, अब यहाँ पर दो 2F स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा F स्क्वायर कॉमन कर लोगे अगर बाहर, तो सुनो पहले मैं लिख दूं, सर पहले जोड़ लीजिए ना 2F स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3F स्क्वायर। अब यहाँ से F कॉमन करो तो F बाहर आ जाएगा 2 प्लस रूट, समझ गए क्या हो गया प्लस कहाँ गया सर, ए दो यहाँ पर F स्क्वायर 2F स्क्वायर हो गया प्लस 2F1 F2 यानी 2F स्क्वायर हो जाएगा, और cos 30 का मान क्या अंडर 3/2, तो अंडर 2 से 2 कट गया, अंडर 3F स्क्वायर का मान क्या, तो F नेट आ गया, इतना नहीं समझ गए। तो ऐसे सवाल इसको लगा लो आप लोग, ऐसे भी सवाल आएंगे। और मैं आप लोगों को दे रहा हूँ क्वेश्चन और होमवर्क है, क्वेश्चन आपको होमवर्क है, क्वेश्चन है Q1 आवेश पर लगने वाले नेट बल की गणना करो, गणना करो। अब यहाँ पर देखो कैसे, देखो ये मैं चतुर्भुज बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ बेटा, ये वर्ग है, क्या है ध्यान देना, ये है, ये है, और ये सारी भुजाएं ये है और ये है। ये आवेश हमारा Q1 यहाँ पर रखा हुआ है, ये हमारा Q2 है, और ये हमारा Q3 है, और ये हमारा Q4 है, और मैंने कंडीशन दे दिया है कि Q2 बराबर Q3 बराबर। अब आपको नेट बल की गणना करनी है, ठीक है। तो इस सवाल पर आपको नेट बल की गणना करनी है, ये वाला। और एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, हाँ ये होमवर्क रहेगा, आपको लगाना है इसका। एक क्वेश्चन है आपका, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी, क्या करते हैं बेटा, दो आवेशों के बीच की दूरी, या दो आवेशों के बीच की दूरी आधा व आवेश 2 गुना करते हैं, क्या करते हैं बेटा, आधा व आवेश 2 गुना कर दें। इसमें दिया थोड़ी ना है कि F1 बराबर F2 है, कहाँ इसमें दिया नहीं है ना, लेकिन सुनो ये बराबर है और ये दोनों बराबर, तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। Q1 और Q3 कैसे बराबर हो जाएंगे, ये Q3 और Q2 बराबर, कैसे बराबर, मैंने मान लिया है। सर ऐसे कैसे मान सकते हैं, अरे नहीं, एक सवाल मैंने दिया उसमें मान लिया कि दोनों में भी बराबर हो सकते हैं। अरे इसको मैं 5, इसको मैं मान लूं 2 गुलाम, इसको भी 2 गुलाम मान लिया। अगर 3 मतलब क्वेश्चन में दिया हो 2 गुलाम 3 गुलाम, हाँ तो मान ये तो मैंने जनरली क्वेश्चन बताया ना, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है। अब इसमें तुमको मान दे देगा तो खट से रख के लगा लो, फिर उसमें क्या है। अगर ये बताओ तुमको, अगर वो मान दे देगा तो नहीं लगा पाओगे, इस F का मान निकाल नहीं पाओगे। आराम दो, क्या होता है F बराबर Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R। इसमें कैसे लगाओगे, थोड़ा मैं दो में कह रहा हूँ, दो आवेशों की दूरी आधा, वह आवेश 2 गुना कर दें तो नहीं है, 2 आवेशों के बीच की दूरी आधा कर दें तो बल का मान कितना हो जाएगा, ये आपको सवाल लगाना है, कितना हो जाएगा। पहले आपको वो हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, जब 2 आवेशों के बीच की दूरी आधा कर दें तो बल का मान कितना हो। जैसे पहले आवेश Q1 Q2 थे,
वो दोनों r दूरी पर बैठे थे। अब मैं कह रहा हूँ कि दोनों आवेश को मैं r बाई दूरी, तो नेट बल क्या हो जाएगा, तो आपको ये लगाना है, ठीक है। ये दो सवाल आपको लगाने हैं, पहला सवाल और ये दूसरा सवाल, ठीक है।